एम्बोलाइजेशन माइक्रो सर्जरी से इन्फीरियर है। सेकंड पार्ट है, एम्बोलाइजेशन के सारे जो प्रोपोनेंट्स हैं वो ये बोलते हैं कि एम्बोलाइजेशन मिनिमली इन्वेजिव है। मिनिमली इन्वेजिव मतलब कि हमने बहुत छोटे चीरे से पूरी सर्जरी कर दी। पर क्या ये मिनिमली इन्वेजिव है? एक तरफ तो माइक्रो सर्जरी है जिसमें हम सीधा गोली के ऊपर छोटा चीरा लगा के उसमें से निकाल के वेन्स को बांधते हैं, और एक तरफ एम्बुलेशन है जिसमें चीरा छोटा लगता है पर आपको रेडियोलॉजी सूट में सर्जरी करते हैं, आपको इमोबिलाइज करके पैर के अंदर से एक कैथेटर को डालते हैं जो जाता है गुर्दे की मेन नस तक, और गुर्दे की मेन नस से घूम के जाता है आपके टेस्टिस की नस में। तो एक तो डायरेक्टली टेस्टिस की नस में सर्जरी हो रही है, और एक है कि आप जा रहे हैं किडनी तक, किडनी से घूम के आप जा रहे हैं वेन के अंदर और वहाँ पर छल्ला डाल रहे हैं। तो आपने ऑलमोस्ट किडनी को डैमेज कर दिया, किडनी की नस में घुस गए, और इसमें अगर आपको नस नहीं मिली या वेन नहीं मिली तो आप छल्ला डाल भी नहीं पाए, तो फेलियर रेट्स भी हायर है। प्लस जो हम दवाई देते हैं एम्बुलाइजेशन में, आप पूछेंगे अपने रेडियोलॉजिस्ट से, जो हम एम्बुलाइजेशन में दवाई देते हैं उसको नस को देखने के लिए कंट्रास्ट, उस कंट्रास्ट या जो सीटी स्कैन कंट्रास्ट के कितने नुकसान हैं। सीटी स्कैन कंट्रास्ट किडनी के अंदर थ्रोम्बस कर सकता है, किडनी फेलियर कर सकता है, किडनी के अंदर इडियोपैथिक रिएक्शन कर सकता है। जबकि जो हमारी माइक्रो सर्जरी है, माइक्रो सर्जरी के अंदर हम, क्योंकि हम कोई दवाई इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, हम सिर्फ लोकल एनेस्थीसिया में छोटे से एरिया के तो सुन कर उस सर्जरी को कर रहे हैं, तो हमारा किडनी को डैमेज करने का कोई चांस ही नहीं है। तो एक तरफ एक सर्जरी है जो सिंपल है और अच्छी है, और दूसरी एक सर्जरी है जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बट ओनली बिकॉज उसमें एक छोटा सा एक चीरा लग रहा है और उसको इसलिए उसको एक मिनिमली इन्वेजिव तरीके से मार्केट किया जा रहा है, पर एक्चुअली वो मिनिमली इन्वेजिव नहीं है। उससे आपको किडनी को भी डेंजर है, आपकी किडनी को डैमेज होने के चांसेस है, प्लस कंट्रास्ट के अपने रिएक्शंस है। तो मेरे हिसाब से माइक्रो सर्जरी इज़ बेटर देन एम्बुलाइजेशन। एक तीसरे प्रकार का ट्रीटमेंट है परक्यूटेनियस एम्बुलाइजेशन, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में काफ़ी प्रचलित है। परक्यूटेनियस एम्बुलाइजेशन में बेसिकली ये रेडियोलॉजिस्ट करता है, इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट करता है। दोस्तों, ये जो इंट्रोडक्शन में आपने ऑडियो सुने अलग अलग यूरोलॉजिस्ट के, इनमें से कुछ यूरोलॉजिस्ट बहुत ज़्यादा फेमस है, मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं, पर इनके जो कमेंट्स है वेरिकोसिल एम्बोलाइजेशन पे, मैं एज अ ट्रेन्ड इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट और एक एविडेंस बेस्ड मेडिसिन प्रैक्टिस करने वाला डॉक्टर, आई एम सॉरी, मैं बिल्कुल इससे सहमत नहीं हूँ। और आज मैं अपना ओपिनियन नहीं दूंगा, बिकॉज क्या है, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन में लेवल 1 एविडेंस होता है मेटा एनालिसिस, यानी कि बहुत सारे हाई पावर्ड रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल पीयर रिव्यूड जर्नल से उठाए हुए उनका कोलैबोरेटिव रिजल्ट। लेवल 2 है रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स एंड सो ऑन। सो ऐसे लेवल ऑफ एविडेंसेस हैं, उसमें एक्सपर्ट ओपिनियन, यानी कि एक एक्सपर्ट जिसको उसकी सोसाइटी नहीं, यानी कि सपोज यूरोलॉजिस्ट, तो सारी यूरोलॉजिस्ट सोसाइटी ने कहा है कि हाँ ये एक्सपर्ट है इस फील्ड में, इसके जैसा और कोई भी बंदा नहीं है जिसने इतना वॉल्यूम और इस स्किल सेट और एक्सपर्टीज से किया है। वो लेवल 7 एविडेंस है। और एक नॉन एक्सपर्ट एविडेंस जो खुद को मानता है कि मैं बेस्ट डॉक्टर हूँ अपने इस फील्ड में, उसका कोई वैल्यू नहीं है एविडेंस बेस्ड मेडिसिन में। सो इसलिए मैं अपना पर्सनल ओपिनियन नहीं दूंगा। आज मैं आपके लिए सोसाइटी ऑफ इंटरवेंशन रेडियोलॉजी यूएसए, जिसमें 8000 से ज़्यादा डॉक्टर्स हैं इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट, और सर से कार्डियोवास्कुलर एंड इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी सोसाइटी यूरोप, इनका एक जॉइंट लेटर पढ़ूंगा जो इन्होंने इंश्योरेंस कंपनीज़ को लिखा था जो वेरिकोसिल एम्बोलाइजेशन के लिए अप्रूवल नहीं दे रही थी। और देखते हैं कि इतने सारे डॉक्टर्स ने जब लिटरेचर की छानबीन की और पुरानी स्टडीज़ को कोट किया, तब इनका क्या कंक्लूजन है। सो लेट्स रीड द लेटर। आइए आप साथ में लेटर पढ़ते हैं। लेटर इंग्लिश में है तो मैं इसे आपके लिए अनुवाद करके हिंदी में पढ़ूंगा। सो ऑफकोर्स इन्होंने लेटर में डिटेल में इंट्रोडक्शन दिया है, वेरिकोसिल होता क्या है, किन पेशेंट्स को ट्रीटमेंट की ज़रूरत है एंड सो ऑन। बट इन्होंने कंक्लूजन ये बोला कि हिस्टोरिकली, यानी कि पुराने समय से हाई रिस्क पेशेंट्स में जो एनेस्थीसिया सर्जरी नहीं टॉलरेट कर पाते थे, उनके लिए वेरिकोसिल एम्बोलाइजेशन यूज़ किया जाता था। पर अब आने वाले समय में जैसे जैसे ये केसेस बढ़ते गए, लोगों को रियलाइज़ हुआ, डॉक्टर्स को, कि ये बहुत ही अच्छा और फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है अगर किसी को पेन है टेस्टिस में या फिर मेल इनफर्टिलिटी है। ये कई डॉक्टर्स ने 2014, 2015, 2020, 2018, 2003, 2021 इतनी स्टडीज़ है ये प्रूव करने के लिए दोनों ही कंडीशंस में। अब इसके पीछे डिटेल में रैशनल एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने बहुत डिटेल में बहुत सारी स्टडीज़ कोट की है। आइए थोड़ी सी स्टडीज़ देखते हैं कि इनका क्या ओपिनियन था। वेरिकोसिल एम्बोलाइजेशन बिल्कुल भी एक एक्सपेरिमेंटल साइंस नहीं है, ये पूरी तरह प्रूव हो चुका है। हिस्टोरिकली आप देखेंगे तो 1978 से ये यूटिलाइज़ किया जा रहा है सेफली, पेन कम करने के लिए और फर्टिलिटी इंप्रूव करने के लिए। बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग एविडेंस है, जैसे 2018 की डॉक्टर मैक्रीज की स्टडी से देख सकते हैं कि ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है
चाहे आप कोई भी एम्बोलिक एजेंट यूज़ करें, कॉइल्स करें, ग्लू करें, सेट्रॉल, स्क्लेरोजेंट करें, प्लग करें, सारे एजेंट्स का रिजल्ट बराबर है इन ट्रेन्ड हैंड्स, एक्सपीरियंस्ड हैंड्स। बॉनेट एट अल ने 2020 में 138 पेशेंट्स पे वेरिकोसील एम्बोलाइजेशन किया जिन्हें मेल इनफर्टिलिटी थी। हर एक में स्पर्म कॉन्सेंट्रेशन, स्पर्म की मोटिलिटी, स्पर्म की मॉर्फोलॉजी, ये सारी इंप्रूव होती पाई और बहुत ज़्यादा फर्क पड़ गया। इन्होंने स्क्लेरोजेंट यूज़ किए थे अपने स्टडी में। 2004 में नैबी एट अल यानी कि नैबी और उनके कलीग्स ने अगेन सेम एम्बोलाइजेशन किया और पाया कि स्पर्म मोटिलिटी या डेंसिटी 10 मिलियन से 30 मिलियन तक जंप की, 3 गुना बेटरमेंट हुआ स्पर्म के ओवरऑल मोटिलिटी और क्वालिटी में एम्बोलाइजेशन के बाद। 2005 में डॉक्टर गैट एट अल यानी कि डॉक्टर गैट और उनके कलीग्स ने 101 आदमियों पे जिन्हें एजूस्पर्मिया था, 0 स्पर्म काउंट था, उन पे वेरिकोसील एम्बोलाइजेशन किया और 82% लोगों में स्पर्म कॉन्सेंट्रेशन, मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी इंप्रूव हुई। यानी कि ऑलमोस्ट 83 लोगों में 101 में से ये चेंजेस हुए। सोचिए, जिन्हें एजूस्पर्मिया, जिन्हें कह दिया जाता है कि आप स्पर्म डोनेशन या फिर अडॉप्शन क्या सोचिए, उसमें 100 में से ऑलमोस्ट 82 लोगों में फर्क पड़ गया और स्पर्म कॉन्सेंट्रेशन, मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी तीनों दोबारा रिकवर हो पाई। क्या अमेजिंग रिजल्ट है। ये चीज़ मैं भी नहीं जानता था। मेरे पास अगर कोई एजूस्पर्मिक पेशेंट आता है, मैं बहुत गार्डेड प्रोग्नोसिस शेयर करता हूँ, मैं नहीं उन्हें कुछ कमिट या प्रॉमिस करता, पर इसको देखने के बाद मुझे लगा एम्बोलाइजेशन ऑफर करना चाहिए। 82% चांस बहुत बड़ा होता है किसी के लिए खुद का बच्चा पैदा करने के लिए, रादर देन अडॉप्शन या स्पर्म डोनेशन। लॉर्ड और बरोज ने 2003 में पाया कि टेस्टिकुलर साइज़ और फंक्शन दोनों ही इम्प्रूव हो जाती है। अगर टेस्टिस भी एट्रोफी हो गई है तो मैक्सिमम पेशेंट्स में वो साइज़ बढ़ने लगेगा। 2019 में बहुत पेशेंट्स में हाई पावर्ड स्टडी करके 23 साल तक पेशेंट्स को फॉलो किया एम्बोलाइजेशन के बाद। 2 साल 5 साल नहीं, 23 साल, जितना ये फेमस यूरोलॉजिस्ट का करियर भी स्पैन नहीं किया होगा अब तक। और उन्होंने बताया कि 50% पेशेंट्स में जो टेस्टिकुलर एसिमेट्री था, एक बड़ी हो गई थी, एक छोटी हो गई थी, वो करेक्ट हो गया और दोनों टेस्टिस सेम साइज़ की हो गई। तो जो छोटी टेस्टिस थी इतने सालों में वो अपना साइज रिगेन कर पाई। सोचिए, टेस्टिस एट्रोफी ऑलमोस्ट इरिवर्सिबल माना जाता है, पर 50% पेशेंट्स में बिल्कुल नॉर्मल साइज पे पहुंच गई एक एट्रोफी टेस्टिस। और कंटिन्यू करेंगे, बहुत सारे रिपोर्ट्स इन्होंने किए हैं। 2019 में डॉक्टर सिले ने सेम कंफर्म किया कि टेस्टिस का वॉल्यूम भी इंप्रूव होता है और स्पर्म का कॉन्सेंट्रेशन भी इंप्रूव होता है। तो जो लोग कहते हैं कि लिटरेचर नहीं है, कोई स्पर्म इनफर्टिलिटी इंप्रूव नहीं होती है, सीमेन पे कोई फ़ायदा नहीं होता है, वो बहुत गलत है। स्टैटिस्टिकली कोई डिफरेंस नहीं है सर्जरी और वेरिकोसील एम्बोलाइजेशन में। सबसे बड़ा सिस्टमैटिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस डॉक्टर कर्बी और उनके कलीग्स ने किया 1241 पेशेंट्स में, ऑलमोस्ट 1300 पेशेंट्स में, जिनमें उन्होंने वेरिकोसील एम्बोलाइजेशन किया इनफर्टाइल कपल्स में। और उसके बाद देखा कि वेरिकोसील एम्बोलाइजेशन जिन्हों में किया, चाहे असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी यूज़ करनी पड़े, IVF करना पड़े, जो उनको एम्बोलाइजेशन किया गया था उनके प्रेगनेंसी और लाइव बर्थ रेट बहुत गुना बढ़ गए और बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गए कंपेयर्ड टू जिनमें नहीं किया था। सोचिए, 1300 पेशेंट्स की हाई पावर्ड स्टडी है ये। लास्टली 2021 का कॉकरेन रिव्यू, अगेन ये मेटा एनालिसिस, कॉकरेन रिव्यू, ये सब मेडिकल साइंस, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के हिसाब से लेवल 1 एविडेंस से, याद रखिएगा। ये कॉकरेन रिव्यू ने कहा कि जो इंसान कहता है कि सर्जरी वेरिकोसील एम्बोलाइजेशन से बेटर है, वो किसी भी प्रॉपर स्टडी के आधार पे नहीं कह रहा है। इनसफिशिएंट एविडेंस है आज भी ये फैक्ट प्रूव करने के लिए। आज भी वेरिकोसील एम्बोलाइजेशन के रिजल्ट सर्जरी से बिल्कुल सेम है। डॉक्टर परसाद ने ये कॉकरेन रिव्यू किया था 2021 में। सोचिए इसका इम्पैक्ट कितना ज़्यादा है। साथ में उन्होंने ये भी पाया कि प्रेगनेंसी चांसेस बहुत इंप्रूव हो जाते हैं कंपेयर टू नो ट्रीटमेंट जिन मेन को फर्टिलिटी इश्यूज़ है, इसलिए ये करना चाहिए। इसी रिव्यू में उन्होंने प्रूव किया कि जिसे भी वेरिकोसील है सर्जरी से बिल्कुल कम नहीं है एम्बोलाइजेशन। टेक्निकल सक्सेस, जो लोग कहते हैं फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो डॉक्टर रेज ने अलग अलग डॉक्टर्स ने, मैं कहूँगा डॉक्टर गजेरा 2006, डॉक्टर नाबी 2004, डॉक्टर रेज 1994, उस समय से प्रूव किया मल्टीपल पेशेंट्स में कि 90% से ज़्यादा टेक्निकल सक्सेस है। मेरे ओपिनियन में आप पूछोगे, इनफैक्ट अगर लार्ज सीरीज रिव्यू भी ले, अगेन अपना ओपिनियन नहीं लाता, तो 97% लेफ्ट साइडेड के लिए है एंड 82% राइट साइडेड के लिए। ऑफकोर्स ट्रेन स्किल सेट के साथ राइट साइडेड का टेक्निकल फेलियर रेट बहुत कम होता जा रहा है। मैंने न जाने कितने केस किए होंगे सिर्फ राइट साइडेड या बाइलैटरल वेरिकोसील्स भी, जिनमें हमने ये फ़र्क देखा। अब बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस की। चलिए, इफेक्टिवनेस और सक्सेस तो देख लिया, कैसे एम्बोलाइजेशन सर्जरी जितना ही अच्छा है और मिनिमली इन्वेजिव है, क्या कॉम्प्लिकेशंस में कोई फ़र्क है। तो उन्होंने शेयर किया कि जो लोग कहते हैं कि एम्बोलाइजेशन के बाद ट्रीटमेंट फेलियर हो सकता है, रिकरेंस चांसेस बढ़ जाता है, पैम्पिनिफॉर्म प्लेक्सेस यानी कि नीचे की नसों में सूजन या फ्लेबाइटिस या क्लॉटिंग होता है, या किडनी की वेन या लंग की वेन में कोई क्लॉट या कोई डैमेज हो सकता है, तो ये चीज़ें बहुत ही अनकॉमन और रेयर है।
बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि हर 100 में से 1 या 2 पेशेंट्स को होगा, बहुत ही रेयर है ये चीज़ें। जॉनसन एंड सैंडलो 2017 और लॉर्ड एंड बरोज 2003 में ये कह चुके हैं। डॉक्टर बेचारा एटाल ने लैप्रोस्कोपिक वेरिकोसील सर्जरी और एम्बोलाइजेशन को कंपेयर किया और कहा कि कॉम्प्लिकेशन में बहुत फ़र्क है। लैप्रोस्कोपी में 16.5% लोगों को कॉम्प्लिकेशन हुई थी, जबकि एम्बोलाइजेशन में केवल 9.5% और वो भी माइनर कॉम्प्लिकेशंस। तो इसलिए डेफिनेटली कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा है एम्बोलाइजेशन का। 2009 में बेचारा एटाल ने ये भी बताया कि सर्जरी के बाद बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस है जो एम्बोलाइजेशन में कभी नहीं देखी जाती, जैसे कि वुंड इन्फेक्शन, जो इन्फेक्शन हो जाना घाव में जहाँ से ऑपरेट किया था, इंसिशनल हर्नियाज, जहाँ कट लिया था वहाँ पे हर्निया हो जाता है, आंतड़ी, पेट की आंतड़ी या ओमेंटम चर्बी वगैरह बाहर आने लगती है टेस्टिस की तरफ और ऑपरेट करके मैश डालना पड़ता है, एपिडिडाइमा ऑर्काइटिस या टेस्टिस और एपिडिडाइमिस का इन्फेक्शन, एंड फाइनली नर्व इंजरी, जेनेटोफिनुलर नर्व का इंजरी। ये सारी चीज़ें एम्बोलाइजेशन में सुनी नहीं गई है और सर्जरी में ये सारी चीज़ें होती हैं। हाइड्रोसील यानी कि पानी जम जाना टेस्टिस में, इंट्रावेस्कुलर अप्रोच यानी कि एम्बोलाइजेशन के बाद बहुत रेयर है, 2010-2016 में मल्टीपल स्टडीज़ में प्रूव किया गया है, क्योंकि हम लिम्फेटिक्स नहीं बांधते, केवल वेन्स को अंदर से बंद करते हैं। एंड इतना लो मॉर्बिडिटी, इतने कम कॉम्प्लिकेशंस और इतना लॉन्ग टर्म सक्सेस रेट है कि एम्बोलाइजेशन प्राइमरी ट्रीटमेंट बन जाना चाहिए। ये सारी सोसाइटी के 8000 डॉक्टर्स ने मिलकर कहा और बहुत सारे डॉक्टर्स को कोट किया। 2007 में डॉक्टर ऑफ्ट, 2019 में डॉक्टर रोजर्स एंड टिकोना एंड 2005 में डॉक्टर वोनशन एफिंगर। लास्टली इनफर्टिलिटी और सीमेन पैरामीटर्स पे आते हैं, थोड़ा जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक। सो एम्बोलाइजेशन, सर्जिकल लाइगेशन दोनों ही मेल इनफर्टिलिटी और सीमेन पैरामीटर्स इंप्रूव करते हैं। 1997-98 से स्टडीज़ आ रही है आज तक जो बता रही है ये कि इम्प्रूव किया जा सकता है। फ़र्क यह है कि पोस्ट ऑपरेटिव पेन एम्बोलाइजेशन में बहुत कम होता है, ओपीडी प्रोसीजर है, पेशेंट 4 घंटे में घर जा सकता है, मिनिमली इन्वेजिव अप्रोच है, बिल्कुल कहीं कोई चीरफाड़ नहीं हो रहा है। डॉक्टर डिवायर ने 1994 जैसे पुराने समय पे एम्बोलाइजेशन और सर्जरी को 81 पेशेंट्स में कंपेयर किया और कहा कि इतनी शॉर्ट रिकवरी है एम्बोलाइजेशन में कि ओवरऑल इफेक्टिवनेस ज़्यादा है, कॉस्ट भी लॉन्ग टर्म देखोगे तो कम आएगा। रैंडमाइज स्टडी की गई, दोनों आधे पेशेंट्स को सर्जरी ऑफर करके आधे पेशेंट को एम्बोलाइजेशन, 38 से 40 पेशेंट्स में 1994-2017 में, और पाया गया कि कोई डिफरेंस नहीं है स्पर्म मोटिलिटी, स्पर्म नंबर, ये सब इम्प्रूवमेंट में। एडेड बेनिफिट है कि एम्बोलाइजेशन आउट पेशेंट प्रोसीजर है, पेशेंट कुछ ही घंटों में घर जा सकता है, जबकि सर्जरी में काफ़ी रिकवरी टाइम लगता है। तो रिकवरी टाइम कम, पोस्ट ऑप कॉम्प्लिकेशंस कम। समराइज़ करने के लिए ये सारे डॉक्टर्स ने एंड में लिखा कि जिन्हें भी वेरिकोसील है और जो भी चाहते हैं कि मुझे जो लक्षण है जैसे कि दर्द या तकलीफ वो कम हो जाए और मेरा फर्टिलिटी इंप्रूव हो जाए अगर सीमेन एबनॉर्मल है, वो आइडियल कैंडिडेट्स है वेरिकोसील एम्बोलाइजेशन के लिए। बाकी जो ऑल्टरनेटिव्स है जैसे कि सर्जरी, उनके मुकाबले एम्बोलाइजेशन के आउटकम्स फास्टर है, इक्वल है और रिकवरी टाइम बहुत ही कम है। ये वेरिकोसील ट्रीटमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है मेंस हेल्थ के लिए, मर्दों के लिए, पुरुषों के लिए, और एविडेंस बेस्ड रिसर्च करंटली बताती है कि एम्बोलाइजेशन बिल्कुल ही प्रॉपर ट्रीटमेंट है इसके लिए और सर्जरी के इक्वल ही ऑफर किया जाना चाहिए। महिलाओं में आप पेल्विक वीनस डिजीज़ यानी कि पेल्विक कंजेशन सिंड्रोम होता है, सेम गोनाडल, सेम जो ओवेरियन वेन्स है उनके जब वाल्व डैमेज हो जाता है तब इंश्योरेंस कंपनीज कहती है कि एम्बोलाइजेशन स्टैंडर्ड ऑफ केयर है क्योंकि सर्जरी बहुत मुश्किल होती है। तो उसी का जो काउंटर पार्ट है, पुरुषों में सेम वेन के जब वाल्व डैमेज हो जाता है तब आप क्यों नहीं अप्रूव कर रहे हो एम्बोलाइजेशन, जो कि स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है कम साइड इफेक्ट्स के साथ। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो में जो डेटा बताया, बहुत सारा डेटा था, आई नो थोड़ा बोरिंग हो गया होगा, बट ज़रूरी था मेरे लिए आपके सामने ये लेटर रखना सो दैट आपको पता चले कि ये सारा एविडेंस बेस्ड है। अगर आपको मुझ पे या ये लेटर पे या अमेरिका के डॉक्टर्स, यूरोप के डॉक्टर्स पे विश्वास नहीं है, आप गूगल स्कॉलर, पबमेड पे खुद जाइए, टाइप कीजिए रिजल्ट्स ऑफ वेरिकोसील एम्बोलाइजेशन या जो कॉम्प्लिकेशंस आपको बताई जाती है और देखिए कि क्या है। प्लस ये मैं ज़रूर मानता हूँ कि आपको हमेशा यूट्यूब कमेंट सेक्शन में एक व्यक्ति मिलेगा जो कहेगा ये डॉक्टर्स झूठ कहते हैं, मेरे को कॉइल्स डाले गए, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, कॉइल्स निकालना भी मुश्किल था, 30,000 पाउंड लगे कॉइल्स निकालने में। दोस्तों ये चीज़ें हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ज़ीरो कॉम्प्लिकेशन रेट है, लाख में एक इंसान में ये हो सकती है, नसीब अच्छा ना हो तो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि टेक्निक सही नहीं है। क्या सर्जरी में प्रॉब्लम्स नहीं होती है? ये जो फेमस यूरोलॉजिस्ट इन्फ्लुएंसर्स हैं, इनके पेशेंट्स ने चैनल पे आके लिखा है, जो क्लेम करते हैं ये डॉक्टर्स कि हम डॉपलर यूज़ करते हैं, कभी आर्टरी या लिम्फेटिक्स नहीं बन सकती। इनके पेशेंट्स ने लिखा है कि मेरी आर्टरी बांध दी गई, मेरी पूरी टेस्टिस गैंग्रीन हो गई और डेड हो गई और मैं कभी बाप नहीं बन सकता क्योंकि आर्टरी डेड हो गई। एटलीस्ट एम्बोलाइजेशन में क्योंकि हम वेन के द्वारा जा रहे हैं, ये रिस्क बिल्कुल नहीं है, बिकॉज हम वेन के अंदर जाके उसमें कॉइल या ग्लू डाल रहे हैं तो आर्टरी बंद करने का सवाल ही नहीं उठता।
लास्टली ये जो बकवास कही जाती है कि डाई यूज़ करते हैं उससे किडनी डैमेज हो जाएगी और ये किडनी के रास्ते से एंजियोग्राफी वायर लेके जा रहे हैं, ये तो बिल्कुल ही निहायती बकवास है। कोई भी डॉक्टर ये सुनेगा हंसेगा। ये ऐसा हो गया जैसे कहना कि हथेली से जो कार्डियोलॉजिस्ट जाके हार्ट की एंजियोप्लास्टी करते हैं वो हाथ पूरा डैमेज कर देंगे, ब्रेन की नसों से गुजर रहे तो ब्रेन में स्ट्रोक कर देंगे। ये बिल्कुल बकवास निहायती, मतलब मुझे ये लगता है कि क्यों डॉक्टर्स जानते हुए सच क्या है ऐसी बकवास कर सकते हैं। आप ठीक है लिटरेचर के बेसिस पे ये कह लो कि 2% बेटर सक्सेस रेट है, जो कि स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट नहीं है, आप ये बातें कर लो, पर आप ये सब क्यों कह रहे हो पेशेंट्स को कि एक वायर जस्ट बिकॉज एक कार एक रोड से गुजरेगी तो वो हाईवे या वो रोड ही बर्बाद हो जाएगा। सो जी हाँ, हम रीनल वेन के थ्रू जाते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि किडनी की वेन को कोई डैमेज होता है। हाइड्रोफिलिक वायर होती है, छूती भी नहीं है वेन की वॉल को। सो ये वीडियो आप तक लाए सिर्फ इसलिए ताकि बहुत सारे मिथ्स है जिसकी वजह से आप में से बहुत लोग वेरिकोसील एम्बोलाइजेशन से बहुत डरते हैं। जब मैंने लाइव केस डाला था वेरिकोसील एम्बोलाइजेशन का, आप में से 1 मिलियन लोगों ने वो केस देखा है, 10 लाख लोगों ने। फिर भी आई एम श्योर कि 1000 लोगों ने भी एम्बोलाइजेशन नहीं कराया होगा, इतने सारे मिस इन्फॉर्मेशन और फॉल्स बातों की वजह से जो बहुत सारे यूरोलॉजिस्ट स्प्रेड कर रहे हैं। तो वो ऑफकोर्स वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो एंड स्क्रीन पे उसका लिंक दे रहा हूँ, वो तुरंत देख लो और देखो कि कितना सिंपल टेक्निक है एम्बोलाइजेशन, जिसके बाद आपका पेन ख़त्म हो सकता है या आप पिता बन सकते हो। सो अगर वेरिकोसील है चैनल सब्सक्राइब तुरंत करो, बिकॉज बहुत कंटेंट शेयर करने वाले हैं वेरिकोसील पे, करते आए हैं, प्लेलिस्ट देख सकते हो। सुरक्षित रहिए, सशक्त रहिए।